आपका क्वेश्चन है जो दे रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ HCl एडिशन टू कंपाउंड A to D इज। ए में फॉर्मल्डिहाइड दिया है, बी में एसीटोन है, सी में एसिटोफिनॉन है और डी में आपका बेंजोफिनॉन है। चलिए सोचते हैं द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ HCl एडिशन टू द फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए एक फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम एक्सपेंड करके देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दूसरा आपके पास है एसीटोन, दैट मीन्स CH3COCH3, ये मॉलिक्यूल है। इसमें आ जाए तो यहाँ आपके पास है PHCO और यहाँ CH3, और चौथे में आ जाए तो यहाँ PHCO और यहाँ पर PH। तो दैट मीन्स क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर से, और इसी एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर HCl का रिएक्शन कराना है। तो जो एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर HCl का रिएक्शन कराते हो, और अगर आप मैकेनिज्म को ध्यान से देखो तो मैकेनिज्म होता कैसे है, एनालाइज करिएगा। सबसे पहले ये HCl का आयोनाइजेशन कराना है, और जब HCl आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा H+ और साथ में बनाएगा Cn-। अब यही Cn- एज अ न्यूक्लियोफाइल, यही Cn- एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और इस बॉन्ड को तोड़ता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग RCO- H और यहाँ Cn चला आता है। अब बाद में यही O- प्रोटॉन को ले लेता है, और प्रोटॉन को लेने के बाद RC यहाँ हो गया OH, ये H और यहाँ Cn साइनहाइड्रीन बना लेता है। तो अगर इसी कार्बोनिल के ऊपर अटैक करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कि इस कार्बन पर मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कि ज्यादा से ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। और दूसरा मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। सोचिए अगर कम से कम क्राउडिंग हो और ज्यादा से ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो तो किसी में न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना काफी आसान होगा। तो जब हम ई वाले ऑप्शन में देखते हैं और फॉर्मल्डिहाइड को देखते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड में ये H और ये H रेफरेंस वैल्यू, जो ना ही इसको पैसा दे रहा है ना ही खींच रहा है। लेकिन जब हम एसीटोन में देखते हैं कि CH3 का +I लगा हुआ है, यहाँ भी CH3 का +I लगा हुआ है जिसको पैसा दे रहा है, मतलब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी कम हो रहा है और स्टेरिक फैक्टर भी बढ़ रहा है। दूसरा अगर यहाँ देखें तो इस CH3 का +I है जो पैसा दे रहा है, और यहाँ A+C+D दैट मीन्स फिनाइल का +M है जिसको पैसा दे रहा है। ध्यान रखिएगा यहाँ बच्चे गलती करते हैं, फिनाइल का -I सोचते हैं, लेकिन A+C+D रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दैट मीन्स +M से पैसा दे रहा है, स्टेरिक फैक्टर भी बढ़ रहा है और +M से पैसा आ रहा है। इस चौथे में देखें तो इस पीएच का +M लगा है और इस पीएच का भी +M लगा हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ क्राउडिंग भी ज्यादा है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी कम है। तो सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पहले में है, फिर दूसरे में है, फिर तीसरे में है, फिर चौथे में है। तो ये हमारा ऑर्डर है, तो यही हमारा ऑर्डर है। तो देखिए कि सबसे पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जब कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में केवल एक ही पिक्चर आना चाहिए, वो आना चाहिए मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव और मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। बताइए फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है सो दे रहा है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, यहाँ पे इथेनॉल है, इसके ऊपर फॉस्फोरस आयोडीन का रिएक्शन है, ए बना है, इसके ऊपर मैग्नीशियम ईथर का रिएक्शन है, इससे बी बना है, और इसके ऊपर फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन है, सी बना है, फिर वाटर के रिएक्शन से डी बना है। और आपसे पूछ रहा है कि द कंपाउंड डी इज, ए ऑप्शन है एन प्रोपाइल अल्कोहल, बी ऑप्शन है प्रोपेन अल, सी ऑप्शन है ब्यूटेनल और डी ऑप्शन है एन ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन दे रहा है कि CH3 CH2OH इथेनॉल है और इथेनॉल पे फास्फोरस और आयोडीन का रिएक्शन है। सोचिए इथेनॉल मतलब अल्कोहल है और अल्कोहल के ऊपर आयोडीन और फास्फोरस का रिएक्शन, इससे होता क्या है, इससे होता है कि जो वीक लिविंग ग्रुप OH है एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो दैट मीन्स अल्कोहल को आप अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हो। जब भी कभी OH को हेलोजन में कन्वर्ट करना होता है तो हम फास्फोरस के साथ हेलोजन डालते हैं या PCl5 डालते हैं या SOCl2 डालते हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर OH हटता है और हेलोजन चला आता है। तो चूंकि यहाँ आयोडीन है तो इसलिए OH हटेगा और यहाँ पे I चला आएगा। अब ये जो कंपाउंड बना है बेटा, ये कंपाउंड कौन सा है? A।
और इसी के ऊपर वो डाल क्या रहा है, इसको डाल रहा है मैग्नीशियम और साथ में डाल रहा है ईथर। अब सोचिए, कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड है, कहानी के अंदर मैग्नीशियम है, कहानी के अंदर ईथर है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि जब RX के ऊपर मैग्नीशियम ईथर का रिएक्शन कराते हैं तो R और X के बीच में ये भी मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है और इंसर्ट होकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर देता है। तो यही से आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेना है। और एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया तो इसी को उन्होंने बोल दिया है B है। और इसका रिएक्शन अब आपको करना किससे है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराना है। सोचिए, तो RMgX दैट मींस कार्बन की बॉन्डिंग मैग्नीशियम के साथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कार्बन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो दैट मींस कार्बन ऑफ RMgX इज अ वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। और जो बहुत ही अच्छा बेस, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो जहां भी एसिड बेस की संभावना होगी एसिड बेस कराइए, और जहां एसिड बेस की संभावना नहीं होगी वहां न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराइए। तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ता है। और जिस बॉन्ड को तोड़ता है तो यहाँ से CH3 और ये CH2 और इसी कार्बन से जोड़ रहे हो जिसमें CH2O- CH2O- ऐसे बनेगा। और जो बनेगा यही कंपाउंड कौन सा है? C है। और इसी के ऊपर अब क्या कह रहा है? वाटर, वाटर का रिएक्शन। तो सोचिए, ये जो O- है और यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यही O- इसके प्रोटॉन को ले लेगा और प्रोटॉन को लेकर जो बनाने वाला है वो क्या बनाने वाला है? CH3 CH2 और ये हो गया OH। यही आपका कंपाउंड कौन सा है? D है। और इसी D को देख लेना है, ये है क्या? N प्रोपेनॉल, नॉर्मल प्रोपेनॉल। तो नॉर्मल प्रोपेनॉल तो N प्रोपाइल अल्कोहल, यही हमारा आंसर है। बी कर रहा है प्रोपेनल, अल मतलब एल्डिहाइड की बात कर रहा है, तो एल्डिहाइड हमारा नहीं है। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल मतलब ये आपका अगेन एल्डिहाइड की बात कर रहा है, नहीं सोचना है। और एन ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 कार्बन के अल्कोहल की बात कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल का, ये भी नहीं सोचना है। तो सोचना क्या है? एन प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 1 ऑल। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि OH को जब X में कन्वर्ट करना हो तो फास्फोरस हैलोजन, X और R के बीच में कार्बन के कार्बन आयोडीन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट करना हो, ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना हो तो मैग्नीशियम ईथर। ग्रिग्नार्ड रीजन का R बहुत ही अच्छा बेस, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा दिया, बाद में इसको न्यूट्रल बनाने के लिए वाटर डाल दिया। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड इज। एक ऑप्शन है CH3COCH3, दूसरे में CH3CHO, तीसरे में BHCOPH, और इसी को इधर उधर करके क्वेश्चन बनाया है। चलिए सोचिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द फॉलोइंग कंपाउंड इज। विद द फॉलोइंग कंपाउंड कौन सा है? कीटोन। कौन सा है? एल्डिहाइड। कौन सा है? कीटोन। तो जब एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर, जब कभी एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करना होता है तो R ऑफ RMgX इज वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ही ऐसा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R ये हो गया O-, ये H या R और यहाँ R ऐसे जुड़ जाता है। अब बाद में हम इसको वाटर में डाल देते हैं और वाटर से प्रोटॉन को ले लेता है और प्रोटॉन को लेकर ये इसको अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये तो है। तो अगर यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो इसी R की जगह आपको क्या सोचना है? PHMgX। तो यही R की जगह हो जाएगा PH, इसी तरह इस R की जगह हो जाएगा PH और अल्कोहल बन जाएगा। बस में आगे। और सोचिए, अगर क्वेश्चन में रिएक्टिविटी पूछ रहा है और इसी को अटैक करने की बात हो रही है तो कार्बोनिल का बेसिक हमें एक ही चीज आपको पढ़ाया होगा, वो क्या पढ़ाया है? इसके ऊपर मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा देखना चाहते हो तो मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, यही आपको देखना है। तो जब पहले वाले केस में देखोगे तो यहाँ पहले वाले केस में CH3 का +I लगा हुआ है और यहाँ भी CH3 का +I लगा हुआ है, दैट मींस क्राउडिंग भी ज्यादा है और पार्शियल पॉजिटिव भी कम है। दूसरे में देखोगे तो CH3 का +I लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर H का रेफरेंस वैल्यू है, तो एक ही तरफ से डोनेशन है, तो पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है और स्टेरिक फैक्टर भी कम है। यहाँ देखो तो A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D, दैट मींस फिनाइल का आपका
प्लस m इधर पैसा दे रहा है, इधर फिनाइल का प्लस m जो इधर पैसा दे रहा है। बस में आगे बच्चे जल्दबाजी में माइनस आई देखेंगे, लेकिन माइनस आई मत सोचिए। C11O है, C11C है, तो C11O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। तो मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे है? सबसे पहले सेकंड में है, फिर फर्स्ट में है, और फिर बात कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? थर्ड में। अब इसी को देखना है, तो सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है, सेकंड फर्स्ट थर्ड, यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि कार्बोनिल चैप्टर में जब रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में केवल एक ही पिक्चर आए, वो पिक्चर क्या है? मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, दे रहा है द स्मॉलेस्ट कीटोन एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग आर रिएक्टेड विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइन। अब 2 different oxides are formed, 3 different oxides are formed, 2 oxides are optically active and all oxides are optically active। चलिए ध्यान से देखिएगा, द स्मॉलेस्ट कीटोन, तो जो स्मॉलेस्ट कीटोन है वो स्मॉलेस्ट कीटोन है कौन सा? CH3COCH3, यही बनेगा। एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग्स आर, नेक्स्ट होमोलॉग, इसी में कार्बन को जोड़ दो, तो इसी में कार्बन को जोड़ दोगे तो CH3CO और यहाँ CH2 और यहाँ CH3 ऐसा बन गया। आर रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, अब इसी का रिएक्शन किससे करा रहे हो? इसी का रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोक्सिल अमीन के द्वारा, तो ऑक्साइन फॉर्म। तो इससे जो ऑक्साइन फॉर्म हो रहा है इसी पर्टिकुलर के बारे में वो बात कर रहा है। चलिए सोचते हैं कि जब ये कीटोन होता, एसीटोन होता, और एसीटोन का रिएक्शन जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा क्या? यहीं से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और जब यही से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्साइन बनेगा वो ऑक्साइन ऐसा बनेगा। बस में आगे यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका CH3, तो यहाँ भी आपका CH3 और यहाँ भी आपका CH3 ऐसा बना। और जब ब्यूटेनॉन के साथ इसका रिएक्शन करोगे, ब्यूटेनॉन मतलब यहाँ पे CH3 है और यहाँ इथाइल है, इसके साथ अगर हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन करोगे तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्या कि यहीं से वाटर को निकालोगे, और जब यहां से वाटर को निकालोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ OH, यहाँ आपका CH3 और यहाँ ET ऐसा मिलने वाला है। तो स्ट्रक्चर वाइज तो ऑक्साइन मिलेगा 2, स्ट्रक्चर वाइज ऑक्साइन कितने हैं? 2। लेकिन अच्छी बुरी बात क्या होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा है कि A डबल बॉन्ड B, A पे लगा हुआ दोनों अलग, B पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है, तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ए पे लगा हुआ ये दोनों को दोनों सेम है, और ए डबल बॉन्ड बी तो है, और बी पे लगा हुआ दोनों भले ही अलग है लेकिन ए पे लगा हुआ दोनों सेम है, तो ये कंपाउंड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा तो एक ही कंपाउंड बनाएगा। लेकिन यहाँ ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ इधर इथाइल और इधर मिथाइल दोनों अलग है, और यहाँ लोन पेयर या बॉन्ड पेयर अलग है, तो ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, और एक इसका बनाएगा सिन और एक इसका बनाएगा एंटी, तो दैट मींस कितने बनने वाले हैं? 2। तो टोटल प्रोडक्ट नंबर में कितने बनेंगे? 3। तो पहला कह रहा है कि 2 डिफरेंट ऑक्साइड्स आर फॉर्म, ये गलत है, 3 डिफरेंट ऑक्साइड्स आर फॉर्म, ये कहानी ठीक है। बस में आगे तीसरा, 2 ऑक्साइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसके अंदर कायरल कार्बन होना जरूरी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसको देख रहे हो तो sp2 है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, यहाँ sp2 प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, और कहीं भी कायरल कार्बन नहीं है, तो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो कह रहा ऑल ऑक्साइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी गलत, 2 ऑक्साइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी गलत। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर पूछा जाए बेटा तो ऑक्साइन तो 2 है, लेकिन इंक्लूडिंग स्टीरियो आंसर कितने हैं? 3। तो जहां कहीं भी स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाए तो वहां थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा, स्टीरियो के क्वेश्चन में सिस ट्रांस, सिन एंटी, EZ, RS इस पर्टिकुलर फोकस जरूर करिएगा। बताइए फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपको क्वेश्चन है सो दे रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमीन इज, ए ऑप्शन है एरोमेटिक एसिड, बी ऑप्शन है सिर्फ बेस, सी ऑप्शन है कीटोन, और डी ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए सोचते हैं, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमीन, तो एल्डिहाइड मतलब RCOH, एल्डिहाइड, इसी का रिएक्शन किससे कर रहे हैं? प्राइमरी अमीन RNH2, और इसी से बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में सोचा जा रहा है।
तो सोचिए यहाँ कहानी में NH2G और यहाँ कहानी में कार्बोनिल, तो होगा क्या, कार्बोनिल का रिएक्शन मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन जब आप NH2G से कराते हो, और जब NH2G से कराते हो तो होता क्या है, कि यही एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यही से वाटर निकल जाएगा। और जब यहां से वाटर निकल गया तो क्या कहानी में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाली कहानी आई या नहीं आई, आ गई। और जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया और इस N से कनेक्टेड R आ गया, तो इस पर्टिकुलर को हम जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, सिफ बेस। ये क्या है, सिफ बेस। तो सिफ बेस यही हमारा आंसर है। पहला बोल रहा है एरोमेटिक एसिड मतलब PHCOOH, इस तरह की कहानी नहीं सोचनी है। दूसरा बोल रहा है सिफ बेस, यही है। तीसरा बोल रहा है कीटोन मतलब नहीं सोचना है। और चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस भी हमको नहीं सोचना है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जो एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन प्राइमरी अमीन से कराते हैं तो उसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आएगा और नाइट्रोजन से कनेक्टेड R आएगा, और इस तरह के कंपाउंड को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, सिफ बेस। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड्स इन द रिएक्शन मिक्सचर इज या R। इसका 1 मोल ब्रोमीन 1 मोल एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन है, और यहाँ पे एसीटोन का रिएक्शन ब्रोमीन 1 मोल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि PQRSTU, पहला कि रिएक्शन 1 P एंड रिएक्शन 2 में P बनेगा, मतलब दोनों में P बनेगा। दूसरा रिएक्शन 1 में U एसीटोन बनेगा और रिएक्शन 2 में Q और एसीटोन बनेगा। C में आपका 1 में TU एसीटोन तीनों बनेगा और रिएक्शन 2 में आपका P बनेगा। डी में कह रहा है कि रिएक्शन 1 में R एसीटोन बनेगा और रिएक्शन 2 में यहाँ पे S और एसीटोन बनेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, जब कहानी के अंदर एसीटोन है और ब्रोमीन है और NaOH का रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर आपका COCH3 ग्रुप मौजूद होता है। सोचिए ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर COCH3 ग्रुप मौजूद होता है और उसका रिएक्शन अगर ब्रोमीन और NaOH के साथ कराते हैं तो कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। और जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ना है और इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़कर CO और यहाँ ONA ये बनाना है और साथ में CH और यहाँ पर Br3 ये बनाना है। मतलब जब इसका रिएक्शन होगा तो इसका रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में ब्रोमोफॉर्म निकलेगा। इसके रिएक्शन में सोचो, इसके रिएक्शन में क्या होगा कि एसिड कैटालाइज सबसे पहले टॉटमराइजेशन होगा और एसिड कैटालाइज टॉटमराइजेशन से इनॉल बनाएगा। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर OH है, OH का स्ट्रॉन्ग प्लस है और कहानी के अंदर Br मौजूद है, तो ये इधर शिफ्ट होकर इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बनने वाला है वो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन ब्रोमीन के द्वारा रिप्लेस होने वाला है। तो यहाँ की कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनाओगे ये प्रोडक्ट तुम्हारा CH3COCH2 Br बनाओगे, और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनाओगे इसको तोड़ते हुए और यहाँ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ब्रोमोफॉर्म बनाओगे। तो पहले में बोल रहा है कि रिएक्शन 1 में भी P बनेगा, रिएक्शन 2 में भी P बनेगा, तो केवल फोकस इसके ऊपर कर रहा है, ठीक है। दूसरे में क्या कर रहा है, U एसीटोन, U क्या है, ये वाला फॉर्म बना रहा है, और साथ में एसीटोन बना रहा है। इसमें क्या कर रहा है, T है, U है, एसीटोन है, T है, U है एंड एसीटोन है, हाँ यही वाली, ठीक है। कि जब हेलोफॉर्म रिएक्शन करा दिया तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड बना जो कि T है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड बना जो कि U है, और ये कुछ मॉलिक्यूल अनरिएक्टेड भी होगा, उसी रिएक्शन कंटेनर मौजूद होगा, तो दैट मींस एसीटोन भी है। रिएक्शन 2 है, 2 इज मतलब P, इसमें केवल एक बार रिएक्शन हुआ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला प्रोडक्ट बना, यही हमारा आंसर है। डी में सोचें तो रिएक्शन 1 में कह रहा है कि R एसीटोन मतलब ये बना रहा है, मतलब दोनों तरफ का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, गड़बड़ है, और ठीक है। और यहाँ S में आपका कह रहा है कि 2 में S और एसीटोन ये भी गड़बड़ है। तो बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो बेटा कि जब कभी COCH3 दिखाई दे, ब्रोमीन दिखाई दे, एक्वस NaOH दिखाई दे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन कराओगे वो रिएक्शन कौन सा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और जो एसिड कैटालाइज रिएक्शन की बात कर रहा होगा तो उस केस में जो रिएक्शन कराओगे वो आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है इसमें दे रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपके पास एक सबस्ट्रेट है, इसको CH3MgBr ड्राई ईथर 0 डिग्री सेल्सियस एक्वस एसिड है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 4 प्रोडक्ट बना रखा है।
यही सोचना है इन चारों में कौन सा होगा। सोचिए, एनालाइज करिए। कहानी के अंदर Cl है, कहानी के अंदर CO है, CH3 है, और इसका रिएक्शन CH3MgBr के द्वारा करा रहा है। सोचिए, R of RMGX इज अ वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, और जो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अच्छा फंस गया कि क्या वो रिएक्शन इस वाले कार्बोनिल पे कराए या वो रिएक्शन इस वाले कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पर कराए। तो जब इसका रिएक्शन इस कार्बोनिल पे होगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, और जब इसका रिएक्शन इस पे होगा तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। और आपको मालूम है कि पाई बॉन्ड वीक होते हैं, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसका अटैक आपको इस कार्बन पे कराना है और इस बॉन्ड को तोड़ना है। और जब कार्बन पे कराकर उस बॉन्ड को तोड़ दिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ O- बन गया, और यहाँ आपका CH3 चला आया। ये CH3 पहले से था, हमने CH3 को ऐसे दिखा दिया। अब सोचिए, कहानी के अंदर एल्कोक्साइड है, कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करेगा और इसी अल्काइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ये निकल जाएगा। SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक, हाइड्रोजन का निकलना, एक रिंग का बनना। और रिंग का बनना कितने मेंबर रिंग? 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग बना लोगे। और सोचो, जब इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ दिया तो ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसी में 2 मिथाइल है, तो ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है इसी के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब यही हमको देख लेना है। तो ए ऑप्शन में ओपन चेन है, बी में ओपन चेन है, सी में डबल बॉन्ड बना रहा है, और डी ये दोनों क्या है? सेम है। यही हमारा प्रोडक्ट है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग आपसे पूछ रहा है कि ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन यहां कराओगे या यहां कराओगे। गलती से यहां कराया और CH3 लगाया तो ऑप्शन बैठा है। गलती से अगर इसको एज ए बेस सोचा और प्रोटॉन को निकाल कर डबल बॉन्ड के बारे में सोचा होता तो कहानी इधर की तरफ जा सकता था, इधर और उधर दोनों तरफ अटैक कराकर। बस में आगे डिहाइड्रेशन वगैरह करा दो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इधर भी जा सकते थे। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जब पाई को तोड़ना हो, सिग्मा को तोड़ना हो, तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जिसको तोड़ना होता है वो कौन सा है? पाई, ना कि सिग्मा। तो बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट S इज। आपके पास एक कंपाउंड है, इसका ओजोन जिंक वाटर का रिएक्शन है, इससे R बना है, फिर अमोनिया का रिएक्शन इससे S बना है। अब पूछ रहा है कि इनमें से S कौन सा है? एनालाइज करिए। सोचिएगा, कहानी के अंदर एक बेंजीन है, इस बेंजीन को हमने पहले बना लिया। कहानी के अंदर एक 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है, इसको मैंने बना दिया, और यहाँ CH3 है, और इसके ऊपर कह रहा है कि ओजोन का रिएक्शन है, और सेकंड स्टेज में डाला क्या है? जिंक और वाटर। तो कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन कौन सा है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कौन सा है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देना है। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे और तोड़ने के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग C डबल बॉन्ड O, इधर एल्डिहाइड बन गया, और यहाँ CH2 और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, ऐसे एल्डिहाइड बन गया। यहाँ CH2 के आगे CHO है और डायरेक्टली यहाँ CHO है। अब इसी कंपाउंड का रिएक्शन किससे कर रहा है? अमोनिया से। और सोचिए, ये जो R बना है इसका रिएक्शन अमोनिया। सोचिए, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि एल्डिहाइड है, और NH2G का रिएक्शन सोच सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि चारों केसेस में रिंग बना हुआ है, तो कुछ ऐसा सोचा जाए जो रिंग का फॉर्मेशन कर दे। तो रिंग का फॉर्मेशन कर दे, इसलिए करना क्या है? इसी का टोटमराइजेशन करा देना है। और अगर इसी का टोटमराइजेशन करा दो तो टोटमराइजेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सोचोगे, ये एल्डिहाइड और ये डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड के ऊपर ये बन गया OH, यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस पर्टिकुलर से हो गया OH, इनॉल बना लिए। अब इसी का रिएक्शन अमोनिया से करना है, और जो अमोनिया से करना है तो अमोनिया को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो ये आपका नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहां से वाटर निकाल देगा, और दूसरा वाटर यहां से निकल गया। और जब दोनों वाटर निकल गए और रिंग का फॉर्मेशन सोचो, तो ये हो गया आपका नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, एक 6 मेंबर रिंग बन गई। जब 6 मेंबर रिंग बन गई तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि बेंजीन के आगे कार्बन, कार्बन के आगे नाइट्रोजन,
इधर देखो, यहाँ बेंजीन के ऊपर कार्बन, कार्बन का आगे नाइट्रोजन हो सकता है, लेकिन यहाँ बेंजीन के आगे ही नाइट्रोजन है, नहीं हो सकता है। बेंजीन के आगे कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है और आगे डायरेक्ट नाइट्रोजन मतलब नहीं हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो आपने वैसे ही हटा दिया है। और सोचिए इधर सोचे तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हो, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ भी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जब इसका रिएक्शन हो रहा होगा, इनका रिएक्शन हो रहा होगा, तो इसकी मिथाइल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगी। और जब मिथाइल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगी, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहे हो इधर, इसके एक कार्बन छोड़ के इधर वाले कार्बन पे CH3 चाहिए, मतलब इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे CH3 चाहिए। तो इसमें अगर आप देखो तो इसका मेटा पे CH3 है, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो तो इसका पैरा पे CH3 है। तो जो आंसर निकला वो आंसर क्या हो गया? सी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि जब भी कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे और जब भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दिखाई दे, इसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन बना देना है। जब एल्डिहाइड कीटोन बना दिया तो कभी कभी डायरेक्ट NH2G वाला रिएक्शन हो सकता है और कभी कभी टॉटमराइज करके भी आपको सोचना पड़े, इसके लेवल भी आपको तैयार रहना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपको क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द सिंथेसिस ऑफ crotonaldehyde from acetaldehyde is an example of रिएक्शन। पहला न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और चौथा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। चलिए सोचते हैं। द सिंथेसिस ऑफ क्रोटोनाल्डेहाइड फ्रॉम एसिटाल्डेहाइड। तो जो एसिटाल्डेहाइड है वो एसिटाल्डेहाइड क्या है? CH3COH। ये हो गया आपका एसिटाल्डेहाइड, एसिटाल्डेहाइड। ठीक है, तो कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ क्रोटोनाल्डेहाइड। क्रोटोनाल्डेहाइड क्या होता है? क्रोटोनाल्डेहाइड होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया COH। इसको नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं क्रोटोनाल्डेहाइड, क्रोटोनाल्डेहाइड। तो क्वेश्चन क्या है कि द सिंथेसिस ऑफ क्रोटोनाल्डेहाइड फ्रॉम एसिटाल्डेहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। सोचिए कौन सा रिएक्शन है? सोचिए कौन सा रिएक्शन है? एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। कोई ना कोई बेस का रिएक्शन कराए होंगे। तो एल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्डिहाइड having alpha hydrogen on treatment with base first give beta hydroxyaldehyde which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde as a product. Reaction is called as aldol condensation. तो aldol condensation की बात हो रही है और aldol कंडेंसेशन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि जो मैकेनिज्म में एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन है तो बेस के द्वारा सबसे पहले इसके प्रोटॉन को खींचा जाएगा। और खींचने से हुआ क्या? खींचने से ये हुआ कि एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया। और जब न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया तो ही न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। और जब कार्बोनिल कार्बन को ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से हो गया CH3 CH, ये हो गया O माइनस और आगे हो गया CH2 और ये हो गया CHO। ऐसा बन गया। और बाद में जो वाटर निकला हुआ है इसी वाटर से वो प्रोटॉन को ले लेगा और प्रोटॉन को लेकर बना लेगा CH3 CH, यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया CH2 और ये हो गया COH। ऐसा बना लिया। और ध्यान से अगर आप ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे तो इसी कार्बोनिल पे अटैक हो रहा है। और किसके द्वारा अटैक हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से आके जुड़ रहा है और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से आके जुड़ रहा है। ये पूरा न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इस कार्बन से जुड़ गया है और बाद में O से H जुड़ गया है। मतलब एक किनारा आपने इसको जोड़ दिया और एक किनारा इसको जोड़ दिया और न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में जोड़ा है। तो रिएक्शन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया उसके बाद अब ये OH माइनस जब बेस प्रोटॉन को खींचता है और ये OH सिस्टम से निकल जाता है तो वाया इवन CB रिएक्शन, मतलब वाया एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस। हम इस वाटर को निकाल देते हैं और वाटर को निकालते हुए हम यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो दैट मीन्स एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस, दैट मीन्स एलिमिनेशन हो रहा है। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ फॉलोड बाई एलिमिनेशन हुआ। तो पहले में बोल क्या रहा है? पहले में बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केवल है, नहीं। दूसरे में एलिमिनेशन केवल है, नहीं। तीसरे में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नहीं। और चौथे में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाई एलिमिनेशन। हाँ, यही वाला रिएक्शन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां से आपको जाना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड? पहला हेल्होल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन
HBZ रिएक्शन, दूसरा परकिंस रिएक्शन, तीसरा रेमर-टिमन रिएक्शन और चौथा कोलबेज रिएक्शन। चलिए सोचते हैं, Which of the following reaction is useful for the preparation of alpha bromoacetic acid? सोचिए ऐसा कोई एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये जीरो और ये अल्फा, ऐसा कोई एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसका रिएक्शन अगर आपने ब्रोमीन और फास्फोरस के द्वारा करा दिया तो होता क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ब्रोमीन के द्वारा हो जाता है, जीरो अल्फा, अल्फा ब्रोमोएसिटिक एसिड बन गया जो हमको चाहिए था। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं HBZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा है? ए। अब क्वेश्चन आया कि सर परकिंस रिएक्शन क्या होता है? तो परकिंस रिएक्शन होता है कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिफेटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड व्हिच फॉर्म एनहाइड्राइड to give alpha beta unsaturated carboxylic acid as a product. This reaction is called as Perkins reaction. अब क्वेश्चन आया कि सर रेमर-टिमन रिएक्शन क्या होता है? कि रेमर-टिमन रिएक्शन होता है कि when phenol is treated with chloroform in presence of base followed by water, it gives orthoformyl phenol as a major product. This reaction is called as रेमर-टिमन रिएक्शन, जिसको हम सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं। और चौथा क्या है? कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन क्या है कि when phenol is treated with carbon dioxide in presence of base followed by water, it gives salicylic acid as a product. This reaction is called as कोल्बे रिएक्शन। तो जब अल्फा हाइड्रोजन एसिड का ब्रोमीन के द्वारा रिएक्शन रिप्लेस हो रहा है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? HBZ। ना कि इस रिएक्शन का नाम है परकिंस, ना कि इस रिएक्शन का नाम है रेमर-टिमन, ना कि इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे?